नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडी पढ़ रहे थे और स्पीडी का जो फिजिक्स का जो आप लोग का चल रहा था वो आगे कंटिन्यू हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डे 17 को कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपको 16 यानी कि 16 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ आप उस सभी वीडियो को जाके एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, जितने भी टॉपिक है, और कल का जो आपको टॉपिक था प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे, तो उसमें कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर आएंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बुक है और आपके एग्जाम देखिए ये टॉपिक्स वाइज है, जितने भी पॉइंट आपको दिया हुआ है ना सब टॉपिक में। जैसे अगर कोई भी अगर दिया चालन दिया हुआ है तो उसके बारे में दिया हुआ, ताप दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब उसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब देखिए प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे देखते हैं, तो सभी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर एक आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना, जो भी होते हैं, मैं सबसे पहले आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे जो पीसीएस मेकर जो टेलीग्राम है उस पर हम अपलोड करता हूँ। और जो भी अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, तो समान होती है। याद रखिएगा, मतलब प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो जो तरंग की गति जो होती है क्या होती है, तो वो समान होती है। अब देखिए, बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है। क्योंकि देखिएगा कभी कभी कि पहले आपको बिजली चमक जाएगा, उसके बाद आपको गर्जन आवाज आता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल होती है ना, ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए पहले उसको सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था किसने, तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश तरंगे है तो एक अनुप्रस्थ तरंगे, याद रखिएगा कि प्रकाश तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लेकिन ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। कन्फ्यूजन मत होइएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखिए कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य से ही निश्चित होता है। अब देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होती है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है देखिए, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किस में होता है, तो लाल रंग में होता है। और तरंग दैर्ध्य न्यूनतम किस में होता है, तो बैगनी रंग में होता है। और ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए, आवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो बैगनी रंग में होता है। और आवृत्ति सबसे कम किस में होता है, तो लाल रंग में होता है। ये चारों पॉइंट में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है लाल रंग में, तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है बैगनी रंग में, आवृत्ति सर्वाधिक होती है बैगनी रंग में, और आवृत्ति कम होती है लाल रंग की। नेक्स्ट है क्या कि सभी रंगों को अवशोषित करता है, तो काला रंग जो होता है सभी रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश के तरंग की गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो देखिए हाइगेंस ने किया था 1678 में, यानी कि 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने किया था। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो आइंस्टीन ने 1905 में। याद रखिएगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आइंस्टीन ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अब नहीं, अब ये एग्जाम में आता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है तो 1.28 सेकंड लगता है, यानी कि 1 मिनट 28 सेकंड ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचती है तो वो घट जाती है। जब प्रकाश जो है वायु से क्या कांच में जाता है, देखिएगा वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया क्या, वर्ण विक्षेपण, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी कलर का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मतलब प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी कलर क्या होता है कि इधर उधर मतलब कि विचलित हो जाता है सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि श्वेत या सूर्य प्रकाश मिश्रण है तो 7 रंगों का। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो याद रखिएगा एक्टिटोमीटर से। याद रखिएगा एक्टिटोमीटर से नापा जाता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका कि कैथोड किरणें होती है तो ऋणात्मक व अदृश्य होती है। याद रखिएगा कैथोड किरण क्या होती है, तो ऋणात्मक एवं अदृश्य होती है। अगला देखिए
कि कैथोड किरणें की खोज किसने की, तो विलियम हुक ने की। कैथोड किरणें की खोज किसने की, तो विलियम हुक ने की। नेक्स्ट है क्या कि कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है, 1/10 गुना होता है। याद रखिएगा कि कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है, 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए अब इससे जितने भी क्वेश्चन है, जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन है क्या कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों यानी कि धूल कण से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित होता है, अब देखते होंगे कि वायुमंडल में लाइट होता है और ये धूल कण से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो ये किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये फैल जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के प्रकाश में। याद रखिएगा प्रकाश की जो प्रकीर्णन होती है वो किस में होती है सबसे कम, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होती है, बैगनी रंग के में। याद रखिएगा क्या बताया, दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग में और सबसे अधिक किस में होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। अब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन, देखते हैं ना कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है कि आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, तो वो काला दिखता है। ठीक है, और पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। मैंने बताया ना कि नीला दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि नीला दिखाई देता है। अब देखिए समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जितना भी अगर रंग वाला आपको क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए मैक्सिमम जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वो दिखता है, रंग वाला, ये नीला पीला ऐसे अगर बोलेगा तो याद रखिएगा। अब देखिए अभी अभी यहाँ पे देखिए उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि उगते एवं डूबते समय सनराइज और सनसेट होता है ना सूर्य का, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो लाल दिखाई देता है। और प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पर। याद रखिए पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अब सूखा बालू आप लोग देखे होंगे कि कभी वो धूप में चमकता है, तो क्यों चमकता है, जबकि देखिए सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही क्या होता है कि वह चमकता है, इसी कारण। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणें के पथ में परिवर्तन कहलाता है, तो प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम मतलब कि कांच से विरल माध्यम के हवा में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या हो जाती है, तो अविलंब से दूर हो जाती है। याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम हवा में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या हो जाती है, तो अविलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट है क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है एग्जाम में, तो याद रखिए अविलंब से क्या हो जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला है क्या कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि ऐसा होता है। अपवर्तन, अप मतलब उठा हुआ, तो याद रखिए अपवर्तन। अगला है क्या कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है क्या कि जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचा बनना के कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हीरा का चमकना या मृग मरीचिका बनने के कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट है क्या कि कांच की दरार तथा पानी की बुलबुला का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कांच का दरार जो आप कांच जो देखते हो जो टूट जाता है उसमें दरार जो आता है वो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है कि चमकता है।
नेक्स्ट है कि पानी के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। याद रखिएगा, जो आप पानी में देखते होंगे बुलबुला जो ऐसे जो होता है वो रंगीन आपको कलर दिखाई देता है, तो याद रखिएगा वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण वो रंगीन दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाश तंतु कहते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्या कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TH माइमाने। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, TH माइमाने किया था। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से बनता है। याद रखिएगा तीनों, ये कुछ भी आया सकता एग्जाम में कि इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि इंद्रधनुष में रंग होता है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग एग्जाम में आता है तो बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का अधिक होता है। बीच में कौन है, हरा है, लाल रंग का क्या होता है, अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। याद रखिए कभी भी इंद्रधनुष ना लंबवत नहीं बनता, यानी कि 12 बजे 1 बजे करीब में आपका इंद्रधनुष नहीं बनता। वो जब भी बनेगा तो दो सुबह में नहीं तो शाम में बनता है। मतलब कि ऐसा जो आपके लंबवत आपके सर के ऊपर ना आपका सन नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड। और याद रखिएगा कि जब भी आपका इंद्रधनुष बनता है तो ठीक विपरीत में बनता है। अगर आपका सूरज अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, और अगर सूरज अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए प्राथमिक या मूल रंग किसको मतलब किसे कहते हैं, तो नीला, लाल और हरा को याद रखिएगा। ब्लू, रेड और ग्रीन को क्या कहते हैं, प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्या कि जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं, तो उसे पूरक वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक रंग का, प्राथमिक रंग मैंने आपको बताया ना, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है कि टेलीविजन का आविष्कार JL वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अब देखिए गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं। अब देखिए इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है मैं सभी देखता हूँ। तो सबसे पहले है कि सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह पर कलई या पॉलिश की होती है तो क्या कहलाता है। तो सर आप देखते होंगे ना, जो आप जिसमें आप फेस देखते हैं, सुबह सुबह उठ के अपने फेस को देखते होंगे ना कि मेरा फेस कितना अच्छा है, कैसा है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं तो इसके पीछे क्या कलई पॉलिश किया जाता है ना, ठीक है। तो ये किसका रहता है, याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट, जो आप दर्पण के पीछे जो रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है कि कलई किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दर्पण के कलई के लिए प्रयोग किया है तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं। पहले आपको देखते हैं आभासी, आपका तो वास्तविक होता नहीं, आभासी होता है पहला। दूसरा क्या होता है कि सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो ये अनंत होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है, तो वस्तु की ऊंचाई का आधा। तो वस्तु की ऊंचाई के आधा पे हो जाएगा तो आपको पूरा फिगर मतलब कि शरीर का मतलब कि दिख जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो अनंत होता है, ठीक है। दो समानांतर दर्पण आप कभी सैलून में जाते होंगे तो जब भी है तो ऐसे झुक के ऐसे दर्पण को रखा जाता है ताकि आपको पूरा दिखे, तो ये अनंत तक दिखता है जितना आपको बन सके इसमें फिगर, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण तो बता दिया, अब अवतल दर्पण देखिए। अब देखिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब ये तो पहले वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है तो उत्तल में आभासी होगा, देखिए सीधा होगा वस्तु से छोटा होगा। इस सब में कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में कि गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण तो अवतल दर्पण, लेकिन वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग होता है ना उत्तल दर्पण का करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का, लेकिन आप जो साइड मिरर का उपयोग करते हैं आप बाइक में या कार में अगर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण को करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में दांत, आँख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, दांत, आँख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग
करता है। नेक्स्ट है क्या कि लेंस एवं मानव नेत्र। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि नेत्र, लेंस एवं मानव नेत्र। अब देखिए इससे सभी टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कि एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों के युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाता है। ठीक है, अवतल लेंस कहलाता है तो एक अपसारी लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। उत्तल लेंस कहलाता है तो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस क्या कहलाता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। बहुत बार एग्जाम में आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। और धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायोप्टर। मतलब धूप में जो हम लोग जो सन ग्लास का जो उपयोग करते हैं उसमें कितना होता है, तो जीरो डायोप्टर उसकी क्षमता होती है। अब उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो ये देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक। मैंने उत्तल लेंस की क्षमता बताया धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। अब देखिए हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति, यानी कि दिखता है उत्तल की तरह। देखिए मतलब हवा में जो बुलबुला जल के में व्यवहार करता है कैसे, तो अवतल लेंस की भांति, लेकिन दिखाई है उत्तल में। ठीक है, अब देखिए मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। ठीक, और मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है क्या कि फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है, तो याद रखिए फिल्म। तो फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग तो फिल्म की तरह, रेटिना की तरह काम करता था, फिल्म। अब नेत्रदान में मनुष्य दान करता है तो कॉर्निया को दान करता है, कॉर्निया को, याद रखिएगा। ये बहुत बड़े एग्जाम में आता है कि नेत्रदान में मनुष्य दान क्या कौन सा भाग करता है, तो कॉर्निया को दान करता है। नेक्स्ट है क्या कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो कौन, तो आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस। याद रखिएगा कि आँख में जो अगर प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है वो क्या कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्या कि आँख के रंग से मतलब है आइरिस का रंग। मतलब आँख के रंग से क्या मतलब है, तो आइरिस का रंग है। अगला है कि रेटिना का शंकु एवं छड़ निर्धारण करता है तो क्रमशः आँख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता को मतलब कि निर्धारित करता है। ठीक है, आँख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता क्या करता है, कि नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्या कि मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन के लिए, याद रखिए दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है। याद रखिए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्या कि आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तो आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अनंत होता है। नेक्स्ट है आपका कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर, देखिए ठीक उल्टा होता है। निकट वाला में निकट दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और दूर वाला में क्या होता है, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि दूर दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस की मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी में वृद्धि हो जाना। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपर मेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके। नेक्स्ट है कि दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे। मतलब दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना के पीछे बनता है। अगला है क्या कि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न तो दूर और न ही निकट की वस्तु ही देख पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। जो व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है ना, उसको दूर की वस्तु दिखाई देता है और न निकट की वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला है क्या कि जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस्बायोपिया निवारण हेतु उपयोग में लाया जाता है तो द्विफोक्सी लेंस को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक मानव से मैंने एक क्वेश्चन दिया है। देखिए अब मान लीजिए दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो ये रेटिना पे हो गया। अब देखिए कोई व्यक्ति यानी कि मानव से एक रिलेटेड में क्वेश्चन आपको बताया था। देखिए एक यहाँ पे आया तो उस पॉइंट को मैं देख लेता, चलिए बाद में मैं देख लेता हूँ उसको। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्या कि अविंदुकता यानी कि ऑस्टियोगेमेटिस दोष में व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में। नेक्स्ट है क्या कि अविंदुता दोष के निवारण के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग में लाया जाता है। अविंदुता दोष को के निवारण के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है, तो बेलनाकार लेंस को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्णांधता होता है तो एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद, तो लाल तथा हरा रंग को पहचान नहीं पाता है। और घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है।
कैमरे में लगा होता है तो उत्तल लेंस लगा होता है, कैमरे में जो लगा होता है उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार मतलब कि जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है तो 2 उत्तल लेंस में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था तो नॉल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल और रुस्का ने इसका प्रयोग किया। आगे नेक्स्ट है कि दूरबीन का आविष्कार किया था हेंस लिपेड्सी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हेंस लिपेड्सी ने किया था। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने, तो गैलीलियो ने किया था। ठीक, किसने, तो गैलीलियो। विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी देखता हूँ। तो पहला आपका कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है तो विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा होती है तो एक अदिश राशि। याद रखिए, ये क्या है, तो एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में, अमीटर से। याद रखिएगा, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा मापी किस में आती है, तो अमीटर से मापी जाती है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलॉम होता है। मतलब विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक, याद रखिएगा, विद्युत आवेश बोल रहे, विद्युत धारा नहीं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते होंगे तो ध्यान से रखना, कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के, यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल के होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है तो गैल्वेनोमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है तो गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। कि देखिए शंट होता है तो एक कम प्रतिरोध वाला तार। शंट होता है कम प्रतिरोध वाला तार। लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अवशिष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता होती है तो ये कैसी होती है, तो कितनी होती, शून्य होती है। घड़ेली विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में होता है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन जो होता है मूलतः वह किस क्रम में होता है, तो समानांतर क्रम में होता है। फैराडे का नियम संबंध है तो विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंध है। नेक्स्ट है क्या कि फ्यूज तार मिश्रण है तो सीसा और टीन का। याद रखिएगा, फ्यूज तार किसका मिश्रण, तो सीसा और टीन का मिश्रण है। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है तो बहुत कम होता है। ठीक है, निम्न होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर ये कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। मतलब फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले जो तार की विशेषता हो क्या होती है, तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होती है। नेक्स्ट है क्या कि हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है तो निकल व क्रोमियम का। नाइक्रोम मिश्र धातु किसका, तो निकल व क्रोमियम का इसका मिश्र धातु है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने, तो थॉमस एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है क्या कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन व आर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, तो 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जलते हुए बल्ब का जो तंतु होता है कितना डिग्री से, 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है तो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो क्वथनांक होता है वो 5555 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5555 डिग्री सेल्सियस और 3422 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता था टंगस्टन एवं सोडियम का। हैलोजन लैंप का जो तंतु मिश्रण होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। देखिए सामान्य ट्यूब लाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व आर्गन। तो क्वेश्चन आता है कि सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है। ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो फॉस्फर का।
याद रखिएगा कि ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो फॉस्फोरस का लेप चढ़ा हुआ था, फॉस्फर का। नेक्स्ट है आपका कि ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं तो बेरियम ऑक्साइड के तंतु दोनों किनारे लगे होते हैं। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। तो चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। देखिए ओम का सिंबल ऐसे होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता कम करने पर वो क्या होती है कि वो बढ़ती है। मतलब किसी धातु की प्रतिरोधकता गर्म करने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। गर्म करने पर क्या होती है, तो बढ़ती है। नेक्स्ट है क्या कि प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट है क्या कि विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है क्या कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। अब देखिए ऊर्जा रूपांतर, इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो सभी देखता हूँ। तो वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है क्या कहलाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि डायनमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले देखिए एक प्राणी होता है और उसका श्वसन अंग होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जो मनुष्य जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य किससे सांस लेता है। तो मनुष्य फ्रेंड्स आपको पता है कि फेफड़े से सांस लेता है। लेकिन पक्षी किससे सांस लेता है, तो पक्षी भी क्या है, तो फेफड़े से सांस लेता है। लेकिन याद रखिएगा कि छिपकली भी जो होता है वो भी किससे सांस लेता है, तो ये भी फेफड़े से सांस लेता है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि मनुष्य, पक्षी और छिपकली ये तीनों किससे सांस लेता है, तो ये तीनों फेफड़ा से सांस लेता है। छिपकली वाला एग्जाम में आया होता कि किससे सांस लेता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर एक और बात करते हैं क्या, देखिए मछली आपको पता है गिल्स से सांस लेता है। मछली, झींगा और सीप, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, क्लोम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोम। ध्यान रखिए क्लोम भी कहते हैं और इसको गिल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मछली, झींगा और सीप जो किससे सांस लेती है, तो ये सांस लेती है क्लोम से सांस लेती है मछली, झींगा और सीप। इसका श्वसन अंग क्या है, तो क्लोम है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए केंचुआ देखे होंगे ना, केंचुआ, ये केंचुआ जो है आपका किससे सांस लेता है, तो ये त्वचा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे सांस लेता है, त्वचा से। और याद रखिएगा कि मक्खी हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये श्वास नली से सांस लेती है। ठीक है, श्वास नली से ये सांस लेती है। कौन, तो मैंने बताया मक्खी, टिड्डा और तिलचट्टा। ठीक है, ये किससे सांस लेती है, तो श्वास नली से ये सांस लेती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब एक और आपसे मैं क्वेश्चन बताऊँ कि डायनमो किसमें परिवर्तित होता है। तो डायनमो जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। एक बार ध्यान से सुनिए कि डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेकिन विद्युत मोटर जो होता है किसमें परिवर्तित होता है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि वैद्युत ऊर्जा को से यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए मोमबत्ती क्या होता है, तो मोमबत्ती जो होता है रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। याद रखिए मोमबत्ती किस में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है। अच्छा आप सेल देखते होंगे ना, बैटरी क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा से, ये भी क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है। और लाउड स्पीकर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या होता है, तो वैद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। याद रखिए लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन आप बताइएगा, देखिए माइक्रोफोन जो है ना वो ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। अपने मन में बोलिए, अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछा तो अपने मन में बोलिए कि माइक्रोफोन तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और सितार जो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो हम लोग आज पढ़े हैं वो हमारा क्या है, तो आज हमारा डे 17 है। ठीक है, ये हमारा डे 17 है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ लाऊंगा। MCQ यानी का मतलब कि आपको 2 MCQ लाऊंगा। एक पहले लाऊंगा आपका जीके का, दूसरा लाऊंगा मैं जीएस का। ठीक है, तो जीके जीएस कहने का मतलब कि जो भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी रिलेटेड टॉपिक रहेगा उससे ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा। दूसरा मैं साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आऊँगा। डेली लगभग 40-50 क्वेश्चन एक दिन में आपको अपलोड करेंगे, यानी कि डेली 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लीज़ आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, मैं डेली आप लोग के लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कीजिए, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कोई भी अगर आपका ग्रुप हो, क्योंकि आप लोगों के कारण ही चैनल ग्रोथ कर सकते हो। तो प्लीज़ ये इतना सपोर्ट आप कर ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।